सेक्शन 7 देखते हैं, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जब आप कर रहे हो वो दो चीज़ हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ दोनों चीज़ इंक्लूड हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स या फिर आपका एग्रीमेंट टू सेल। ये कह रहा है मतलब इन दोनों में ही इधर आप सेल में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या फिर एग्रीमेंट टू सेल कर, इससे पहले ही आपके कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही गुड्स जो है वो पेरिश हो चुका है, गुड्स ख़राब हो चुका है, तो फिर कौन लायबल होगा? ऐसा ही है। तो इसमें कहता है वेयर देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। पहला समझना है, ये जनरल गुड्स की बात नहीं कर, स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहे हैं। The contract is void if the goods without the knowledge of the seller have, at the time when the contract was made, perished or become so damaged as no longer to answer to their description in the contract. ये भी काफ़ी सिंपल है। ये बस कह रहे हैं पहले तो आप समझ लो स्पेसिफिक गुड की बात करें। स्पेसिफिक गुड जैसे मान लो आप कोई हॉर्स खरीदने जा रहे हो, कहीं पे कोई मेला लगा है, जैसे हमारे तरफ सोनपुर मेला लगता है, उसमें काफ़ी सारे हॉर्सेस बिकते हैं। अभी आप जाते हो, आप बोलते हो मुझे वही वाली वाइट हॉर्स चाहिए जिसका जिसके नेक के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है या कोई गोल्डन स्पॉट है, मुझे वही वाली वाइट हॉर्स चाहिए। तो ये स्पेसिफिकली आपने बता दिया। तो अगर आपने सिर्फ उसको बोला तो मुझे एक हॉर्स चाहिए और उसके पास ऐसे 1000 हॉर्स है, 100 हॉर्स है, तो आपने स्पेसिफिक नहीं बताया, उस वो आपको कोई भी उसमें से हॉर्स निकाल के दे सकता है। तो जहाँ पे मैंने स्पेसिफिक गुड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है और वहाँ पे वो गुड पेरिश हो जाए, तब ये सेक्शन 7 अट्रैक्ट होगा। क्योंकि अगर आप इन जनरल गुड्स में बात कर रहे होते कि मुझे सिर्फ हॉर्स चाहिए और मान लो 100 में से उसके 10 हॉर्स ख़त्म हो गए, तो बाकी के बचे हॉर्स में से आपको कोई भी हॉर्स देगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो आपका वैलिड रह जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे है कि आप स्पेसिफिक गुड के लिए डील कर रहे हो और वहाँ पे विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर, वो गुड्स जो है सेलर को पता नहीं था और वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में चला आता है कि ठीक है मैं तुम्हें ये घोड़ा जो है बेच दूंगा, ठीक है। और वहीं पे एग्रीमेंट जो होगा वो आपका वॉइड हो जाएगा। और यहाँ पे वॉइड होने का दो रीज़न है, आप समझ सकते हो। या तो मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट विच वॉज वेरी मच एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। जैसे ये तो एग्रीमेंट के लिए बिल्कुल एसेंशियल है कि वो घोड़ा उस टाइम में होना चाहिए था, अरे वो घोड़ा मर चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाए। तो मिस्टेक का भी एक म्यूचुअल मिस्टेक इसका एक ग्राउंड हो सकता है। दूसरा, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी एक वजह हो सकती है। लेकिन दोनों ही केस में जानने वाली बात है कि इट विल रेंडर एन एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो इनिशियल से जहाँ से वो स्टार्ट हो वहीं से ही वो वॉइड कहलाएगा। और ये जो टर्म दिया हुआ और बिकम सो डैमेज एज नो लॉन्गर टू आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब बस वही है कि जिस तरह से आपने डिस्क्रिप्शन दिया था कि भैया मेरे को वही हॉर्स चाहिए जो जिसके नेक में एक गोल्डन स्पॉट है, तो अब उसके लिए ये जो है कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया है, जो भी उसमें टर्म है, उसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, उसको आंसर नहीं किया जा सकता सेलर के द्वारा आपको डिलीवरी में। तो यही है, आप सिंपल सा आप एग्जांपल हॉर्स का समझ लो कि आप हॉर्स का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया एंड इट टर्न आउट टू बी दैट द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ बारगेन, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा आपका वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। अभी 8th पॉइंट देखते हैं, 8th सेक्शन, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एग्रीमेंट टू सेल में आप लोग आ रहे हो कि मैं 10 दिन बाद तुमको ये प्रोडक्ट डिलीवरी कर दूंगा, तुम मुझे इतना पे कर देना। तो आज मैं जब आपके साथ ये बात कर रहा हूँ तो ये एग्रीमेंट टू सेल है। जब 10 डेज़ बाद मैं आपको डिलीवरी दूंगा उस प्रोडक्ट की, पेमेंट ऑफ प्राइस हो जाएगा, तो फिर जाके वो आपका एग्रीमेंट टू सेल जो है वो सेल बन जाएगा, ठीक है। आप समझ लो एग्रीमेंट टू सेल जो है ATS, मैं लिखता हूँ इसको, ATS जो है वो आपका बन जाता है सेल। तो ये कह रहा है कि जब आपका ATS हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, इस टाइम पे जो आपका जो गुड्स है जिसके लिए आप लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, इस टाइम पे वो पेरिश नहीं हुआ था, इस टाइम पे बिल्कुल सही था। लेकिन 10 दिन कंप्लीट होते होते 10 दिन कंप्लीट हुआ ही नहीं था और उससे पहले ही वो गुड्स आपका पेरिश हो गया, इन बिटवीन वो ख़त्म हो गया। तो ये वाला प्रॉब्लम आ गया अभी।
तो ऐसे केस में क्या होगा, एक बार पढ़ते हैं। गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। तो ये कहता है वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर और बायर perish or become so damaged as no longer to answer to their description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby avoided। तो ये भी वही सिंपल सी बात कह रहा है कि आप जो हो यहाँ पे एग्रीमेंट अवॉइड हो जा रहा है। आप देखोगे टर्म वहाँ पे वॉइड हम लोग यूज़ किए तो यहाँ पे अवॉइडेड कह रहे हैं। तो ये भी बहुत सिंपल सा ही है कि यहाँ पे भी आपने स्पेसिफिक गुड्स के लिए कर लिया था एग्रीमेंट टू सेल, बाद में जाके लेकिन सेल से पहले वो गुड्स पेरिश हो जाए तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो आपका हुआ है ये वॉइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वॉइड होगा वो वॉइड इनिशियो नहीं होगा, वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा, वो शुरुआत से ही वॉइड नहीं कहलाएगा, ये वॉइड बाद में जाके हुआ है। वहाँ पे वॉइड एब इनिशियो था, यहाँ पे वॉइड बाद में हुआ। जब एग्रीमेंट हुआ था तब आपका सही था वो गुड्स, बाद में जाके वो वॉइड हो जा रहा है, ठीक है। बस इतना सा है। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे कि बायर जो है वो क्या करता है कि एक हॉर्स आप लेता है और वो कहता है कि मैं 8 दिन के लिए इस हॉर्स को ट्रायल पे लूँगा और अगर मुझे ये सूटेबल लगा तो फिर मैं आपसे इसको सेल में चलाऊँगा, तब मेरा एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एग्रीमेंट टू सेल था कि 8 दिन में ट्रायल पे रहूँगा। अगर 8 डे तक वो हॉर्स सब कुछ सही रहता, सूटेबल होता, तो वो सेल में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन थर्ड ही डे क्या होता है कि विदाउट द फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी, ना सेलर ने कुछ किया था ना बायर ने कुछ किया था और हॉर्स जो था वो मर जाता है। हॉर्स डाइड ऑन द थर्ड डे। तो अभी क्या होता है, अभी कॉन्ट्रैक्ट जो था वो वॉइड हो जाता है और यहाँ पे वॉइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो सेलर को विल हैव टू बियर द लॉस, जो भी उसका कॉस्ट था या जो भी कुछ मतलब हॉर्स का जो लॉस था वो सेलर को झेलना पड़ेगा। वो बायर से उसका कुछ भी कंपनसेशन नहीं ले सकता क्योंकि विदाउट फॉल्ट था। अगर बायर के फॉल्ट होती तो रिस्क जो था वो बायर की तरफ पास हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसी का फॉल्ट नहीं था, क्योंकि आप ये समझ लो कि जैसे इसी सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 26 में दिया हुआ है कि मतलब आप समझ लो कि जो भी रिस्क जो होता है वो पास करता है जिसके पास प्रॉपर्टी जाती है, ये एक जनरल रूल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी भले ही उसके पास थी लेकिन यहाँ पे उसके मिस्टेक से कुछ भी नहीं हुआ। हॉर्स भले ही उसके पास आ गई थी लेकिन उसकी वजह से हॉर्स नहीं मरा, हॉर्स खुद ब खुद बिना किसी पार्टी के फॉल्ट के मर गया।